जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत में इच्छा मृत्यु के कानून पर। ये एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय मुद्दा है जो कानून, नैतिकता और मानव गरिमा से जुड़ा है। जी बिल्कुल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हरीश राणा मामले की सुनवाई के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया पर बहस फिर से तेज हो गई है। जी तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इच्छा मृत्यु आखिर है क्या और मतलब ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की अनुमति देना जो किसी असाध्य रोग या स्थायी कोमा जैसी स्थिति में है। मतलब जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, जिसके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं बची है। और ये दो तरह की होती है। दो तरह की। जी, पहली है सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथनेशिया। इसमें किसी दवा या इंजेक्शन के जरिए व्यक्ति की मृत्यु कराई जाती है। अच्छा। और ये भारत में पूरी तरह से अवैध है। इसे हत्या के बराबर माना जाता है। ठीक है। और दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया। इसमें व्यक्ति को दिए जा रहे जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या ट्यूब फीडिंग को हटा लिया जाता है ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो सके। सही कहा आपने, ताकि मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो। भारत में केवल इसी को कानूनी मान्यता मिली है, वो भी कुछ शर्तों के साथ। तो यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। भारत में इस कानूनी यात्रा की शुरुआत आखिर हुई कहां से? कोई तो केस होगा जिसने ये सब शुरू किया। जी, इसकी कहानी 2011 के अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से शुरू होती है। अरुणा शानबाग, ये नाम तो सुना हुआ है। हाँ, अरुणा शानबाग मुंबई के केएम अस्पताल में एक नर्स थीं। 1973 में उनके साथ एक बहुत ही अमानवीय अपराध हुआ जिससे उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोट पहुंची और वे कोमा जैसी स्थिति में चली गईं। और वो बहुत लंबे समय तक उस स्थिति में रही है ना? जी, लगभग 42 वर्षों तक वो उसी अवस्था में थीं। 42 साल, ये तो सोच से भी परे है। तो फिर अदालत तक ये मामला कैसे पहुंचा? 2009 में पत्रकार पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से अरुणा को शांतिपूर्वक मरने देने की अनुमति मांगी थी। अच्छा, तो पिंकी विरानी ने ये याचिका डाली। जी, और फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सक्रिय इच्छा मृत्यु को तो अवैध बताया, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सशर्त अनुमति दे दी। शर्त अनुमति मतलब कुछ शर्तें थीं? हाँ, और बहुत सख्त। अदालत ने ये भी साफ किया कि इसकी मंजूरी केवल हाई कोर्ट ही दे सकता है, वो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स की जांच के बाद। तो क्या अरुणा के मामले में उन्हें इच्छा मृत्यु दी गई? नहीं, अरुणा के मामले में उन्हें इच्छा मृत्यु नहीं दी गई क्योंकि अस्पताल का स्टाफ उनकी देखभाल करना चाहता था। लेकिन उस एक फैसले ने भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के लिए एक रास्ता खोल दिया था। तो ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, लेकिन इसे एक संवैधानिक मान्यता, एक फंडामेंटल राइट की तरह वो कब और कैसे मिली? ये हुआ 2018 के कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। इस बार सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया। 5 जजों की बेंच, मतलब ये फैसला बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। पीठ ने कहा कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का ही एक अभिन्न हिस्सा है। अच्छा, तो राइट टू लाइफ में ही राइट टू डाई विद डिग्निटी शामिल है। बिल्कुल। और इसी फैसले ने पहली बार लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव की अवधारणा को भी पेश किया। ये लिविंग विल, ये क्या है? इसे अगर सरल शब्दों में समझना हो तो लिविंग विल का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही, मतलब जब वो स्वस्थ है तब लिखित निर्देश दे सकता है कि भविष्य में अगर कुछ हो जाए तो। जी, कि अगर भविष्य में वो किसी असाध्य अवस्था में पहुंच जाए तो उसे वेंटिलेटर जैसी जीवन रक्षक प्रणाली पर न रखा जाए। तो लिविंग विल का रास्ता तो खुल गया, लेकिन क्या इसे लागू करना भी उतना ही आसान था? मुझे लगता है इसमें काफी मुश्किलें आई होंगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2018 के जो दिशा निर्देश थे वो बहुत ही ज्यादा जटिल थे। जैसे कि इसके लिए 2 गवाहों की जरूरत थी, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, कई मेडिकल बोर्ड और प्रशासनिक अनुमति। ये सब कुछ बहुत लंबा और मुश्किल था। मतलब इसका व्यावहारिक उपयोग लगभग असंभव हो गया था। जी हाँ, इसी कठिनाई को देखते हुए जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए
नए बदलाव किए। अच्छा, तो कोर्ट ने खुद अपने ही नियमों को बदला? हाँ, उन्होंने माना कि प्रक्रिया बहुत कठिन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका को सीमित कर दिया गया, मेडिकल बोर्डों के लिए एक समय सीमा तय कर दी गई और पूरी प्रक्रिया को अस्पताल केंद्रित बनाया गया ताकि मरीजों और उनके परिवारों को अनावश्यक मानसिक पीड़ा से बचाया जा सके। तो इन सब सुधारों के बाद अभी मामला फिर से चर्चा में क्यों है? ये हरीश राणा का केस क्या है? हरीश राणा का मामला इस कानून की सीमाओं को परख रहा है। कैसे? 2013 में हरीश एक इमारत की 4थी मंजिल से गिर गए थे। तब से वो स्थायी वनस्पति अवस्था में है। स्थायी वनस्पति अवस्था मतलब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट? जी। आज वो 32 वर्ष के हैं, 13 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में है और 100% विकलांग है। 13 साल? तो उनके परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया होगा? हाँ, उनके पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन यहीं एक कानूनी पेंच आ गया। क्या हुआ? जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हरीश पूरी तरह से जीवन रक्षक मशीनों पर निर्भर नहीं है और अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरू में यही कहा कि तकनीकी रूप से ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मामला नहीं है। लेकिन क्यों, अगर वो ठीक नहीं हो सकते हैं तो? क्योंकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की परिभाषा में जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना शामिल है। हरीश के मामले में हटाने के लिए कोई मशीन ही नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। अदालत ने परिवार की पीड़ा को तो वास्तविक माना होगा। हाँ, अदालत ने पीड़ा को माना, लेकिन हरीश का मामला तय परिभाषा में फिट नहीं हो रहा था और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। तो अब इस मामले में ताज़ा अपडेट क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद कर दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मानवीयता को समझते हुए इस पर फिर से सुनवाई शुरू की है। अच्छा। कोर्ट ने दिल्ली एम्स को एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। ये बोर्ड तय करेगा कि हरीश का केस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के योग्य है या नहीं। तो मेडिकल बोर्ड की राय पर सब कुछ निर्भर करेगा? जी, बोर्ड को 17 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। तो इस सब का क्या मतलब है? इस फैसले का क्या असर हो सकता है आगे चलकर? देखिए, हरीश राणा का मामला भारत के न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। ये फैसला तय करेगा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की परिभाषा क्या होगी। क्या वो सिर्फ मशीनों तक सीमित रहेगी या उसका दायरा बढ़ेगा? बिल्कुल, मेडिकल निर्णयों की सीमा क्या होगी और गरिमापूर्ण मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि कानून को केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि मानवता का आईना भी होना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आज की ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। जब चिकित्सा विज्ञान किसी को जीवित तो रख सकता है लेकिन जीवन की गुणवत्ता वापस नहीं दे सकता, तो गरिमा का असली मतलब क्या है? और यह निर्णय लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? हाँ, व्यक्ति को, परिवार को, डॉक्टरों को या फिर कानून को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।